इंडिकेटर्स जो कि हमें बताते हैं कि आइदर हमारा कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें जो पिछले क्लास में हम लोग इंडिकेटर्स पढ़े थे उससे आगे जानेंगे कि और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं और जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करना है उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारा एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है उसको आज इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं। ओके, तो हमने बेसिकली पिछले क्लास में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था और नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो कि हमें नेचर से मिले। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे उन सभी के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसे एक बार देखें उस वीडियो को और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग फेनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, फेनोल्फ्थालीन बेसिकली फेनोल्फ्थालीन क्या है, तो ये एक हमारा केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, फेनोल्फ्थालीन हमारा एक केमिकल कंपाउंड है जिसका यूज हम लोग एसिड और बेस में डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, या फिर कोई गिवन सॉल्यूशन हमारा एसिड है या फिर बेस है उसकी पहचान करने के लिए करते हैं। ओके, तो जैसे कि लिटमस हमें लीजेंस नाम के प्लांट से मिलता था, तो वो वैसा नहीं है। फेनोल्फ्थालीन जो है हमारा वो एक केमिकल कंपाउंड है। ओके, केमिकल कंपाउंड है तो इसका कुछ फॉर्मूला होता होगा, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं बट मैं बता देता हूँ। केमिकल कंपाउंड है ये फेनोल्फ्थालीन, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। और इस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला होता है C20H14O4। ओके, शायद यही होता है C20H14O4। हाँ, ये हमारा फॉर्मूला है आपके फिनोल्फ्थालीन का। ओके, तो फिनोल्फ्थालीन अगर हमसे कोई पूछे क्या है, तो ये केमिकल कंपाउंड है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग इसका यूज एज ए इंडिकेटर करते हैं। एसिड है, बेस है, सॉल्यूशन न्यूट्रल है, क्या है, इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ओके, तो जैसा कि बाकी सभी इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो बेसिकली अपने कलर को चेंज कर ये बताते हैं कि जो गिवन सॉल्यूशन है जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, एसिड है या फिर बेस है। जैसे कि लिटमस में लेते थे तो एसिडिक में हमारा क्या है, वो ब्लू कर देता था और फिर इसमें रेड, बेसिक में रेड। ठीक है, तो वैसे ही फेनोल्फ्थालीन है, इसके क्या चेंजेस है वो हम लोग जानेंगे। फेनोल्फ्थालीन जो है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में, फेनोल्फ्थालीन जो है हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है। फेनोल्फ्थालीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, दैट मींस इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। ओके, ये कलरलेस ही रहता है। बेसिक सॉल्यूशन में फेनोल्फ्थालीन का क्या रोल है, तो बेसिक में हमारा क्या रहेगा, ये पिंक। बेसिक सॉल्यूशन जब इसमें हम डालेंगे तो ये हमारा पिंक हो जाएगा। ओके, अब एक चीज मैं आपको फेनोल्फ्थालीन के बारे में बता दूं कि जो फेनोल्फ्थालीन है हमारा, ये पीएच वैल्यू के बेसिस पे अपना कलर को चेंज करता है। दैट मीन्स कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 8.3 से ज्यादा हो, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे जो है हमारा सॉल्यूशन कलर चेंज कर रहा है। 8.3 से जब पीएच वैल्यू हमारा इंक्रीज कर जाता है तो उस केस में फेनोल्फ्थालीन जो है हमारा वो कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, पीएच वैल्यू के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि 7 जो है ये हमारा पॉइंट है। इसके पहले दैट मीन 0 to 7 जो होता है हमारा, ये वाला 7 to 14 ये दूसरा गैप होता है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होता है 0 to 7 जिसका वैल्यू पीएच हो, पीएच वैल्यू जिसकी 0 to 7 हो, तो वो हमारा एसिडिक है। एंड 7 to 14 वाले हमारे क्या है, अल्कली है, दैट मीन्स बेस है। ठीक है, बेस है। 7 वाला न्यूट्रल हो गया, ये याद रखना होगा। तो 8.3 पे जब हम ये सॉल्यूशन जाता है, उससे ग्रेटर पे जब जाता है तो ये कलर को चेंज कर लेता है। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट वैसे दिया हुआ है कि उसमें हम लोग एक बीकर लेते हैं, उसमें HCl का सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग फेनोल्फ्थालीन की कुछ बूंदे डालते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करने के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। फिर हम थोड़ी ही देर बाद, कुछ क्षण बाद जब उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके बुक में दिया गया कि आप खुद से ऑब्जर्व करके देखें। ठीक है, तो आप खुद से एक बार ऑब्जर्व करके देखें, बट मैं वैसे आपको बता देता हूं कि वहां पे चेंज नहीं होता है कलर का। फिर वापस से उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कुछ और बेस जब डालते हैं, उसकी कुछ बूंदे, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीकर वाले सॉल्यूशन में हम ये जो हमारा फेनोल्फ्थालीन का सॉल्यूशन था उसे डालते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है, वहां पर
ये अपने कलर को चेंज करेगा और पिंक कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमें ये इंडिकेट कर देता है कि जो सॉल्यूशन अब बीकर में है वो हमारा बेसिक है। जब HCl का हमने डाइल्यूट मीडियम लिया था तो वो एसिडिक था और वहां पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो फिनोफ्थलीन जो है हमारा वो बेसिक मीडियम में आपका कलर को चेंज कर रहा है और पिंक कलर का हो जा रहा है। आप लोग पूछोगे, क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर एसिडिक का बता दिया आपने, बेसिक का बता दिया, न्यूट्रल में क्या होगा? तो भाई न्यूट्रल की वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू 7। मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि 8.3 से जब इसकी पीएच वैल्यू आयरन इंक्रीज करती है तब ये हमारा चेंज होता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस का बात नहीं है, बट मैं इसको फॉर फर्दर नॉलेज बता रहा हूँ कि 8.3 से जब हमारा बेसिक जो है सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का बेसिक ही होगा 8.3, तो वहां पे चेंज होता है। तो न्यूट्रल वाले जो सॉल्यूशन हुए उनका पीएच तो 7 होगा, 7 समथिंग, तो वहां पे क्या होगा? वहां भी हमारा नो चेंज, कलरलेस ही रहेगा हमारा फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो हमें बस यही याद रखना है कि जब सॉल्यूशन हमारा बेसिक मीडियम का हो तो वहां पे पिंक कलर का चेंज आएगा। जैसे सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर ही चेंज हो जाएगा। जिस बीकर में हमने सॉल्यूशन रखा है उसमें फिनोफ्थलीन डाले 2 बूंद और वो पूरा कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा आखिरी आपका सिलेबस का जो इंडिकेटर था, ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, बट ध्यान रखो आप लोग, बिकॉज दिस इज अ केमिकल कंपाउंड। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए फिनोफ्थलीन के बारे में। और इसके बाद हमारा जो इस टॉपिक का आखिरी टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन, जो कि एसिड और बेस से रिलेटेड है, उसको हम लोग कवर करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर चैप्टर का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है या फिर इंसर्ट क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के, वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एसिड बेस सॉल्ट क्लास 7 वालों का। हमारे टॉपिक में हमने पिछले एक वीडियो में हमने एसिड बेस सॉल्ट का ब्रीफ पढ़ा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। आज फिनोफ्थलीन एक छूटा हुआ इंडिकेटर वो पढ़ेंगे, फिर इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, कहाँ कहाँ पर यूज है, वो पढ़ लेंगे और इस तरह से चैप्टर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ओके, कॉल मैसेज करके बता सकते हो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, वी आर ऑलवेज हियर। तो इसको आप लोग बेसिकली नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो नहीं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नोट करो आप लोग, फिर देखते हैं आगे। चलिए, तो अब हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन है क्या, पहले वो जानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखा कैसे जाता है वो भी जानेंगे, कौन सा रिएक्शन इसमें होता है वो भी जानेंगे, इंपॉर्टेंस इसके क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन, पहले न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, जैसे कि वर्ड से हम समझ सकते हैं कि न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल मींस ना तो उसमें एसिड के गुण है ना ही बेस के। तो कोई भी कंपोनेंट या फिर कोई भी जो हमारा कंपाउंड है या फिर सॉल्यूशन है, वो न्यूट्रल कब होगा? जब उसमें ना तो एसिड के गुण हो और ना ही बेस के। तो दोनों को, या वो एसिडिक हो सॉल्यूशन या फिर वो बेसिक हो, उसे न्यूट्रल हम तभी बना सकते हैं जब हम ये पहचान कर सके विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स कि वो सॉल्यूशन क्या है। एसिड है हम उसमें बेस मिलाएंगे, बेसिक है हम उसमें एसिड मिलाएंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। फ्रॉम द व्यू ऑफ केमिस्ट्री, व्हेन वी मिक्स एसिड प्लस बेस, ठीक है, हम लोग जब रिएक्टेंट में एसिड और बेस लेते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, दैट मीन्स H2O। फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी हम किसी भी एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं, हमने एक एसिड लिया और एक बेस लिया है, दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो वहां पे जो हमारा नेट सॉल्यूशन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनता है सॉल्ट। ओके, और वहां पर साथ में वाटर बनता है। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, तो हमें यही
डेफिनेशन विथ एग्जांपल हमें दिखा देना है। When acid and base react together to form salt and water, that is a neutralization reaction. आप अगर बोलोगे एक एग्जांपल के लिए तो मैं एक एग्जांपल भी लूंगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एग्जांपल विजिबल होगा, एग्जांपल में हम एक एसिड लेते हैं। सबसे पहला सबसे पॉपुलर एसिड ले लेते हैं हम लोग, चलो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन हम लेते हैं NaOH, पॉपुलर बेस है, ठीक है। तो ये हमारा एक एसिड है और ये जो है हमारा एक बेस है, दोनों को आपस में मिलाना है। बनेगा क्या हमारा, बनेगा हमारा क्या, देख लो, सॉल्ट बनेगा। पहला सॉल्ट क्या है, इसका कैटायन और इसका एनायन आपस में मिल गया, NaCl, सॉल्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, H2O होता है दूसरा प्रोडक्ट, NaCl और H2O। तो यही है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारा एसिड और ये वाला हमारा बेस बनाया क्या, ये हमारा सॉल्ट, ठीक है। एंड दिस वन इज वाटर, सबको जानता है वाटर का फॉर्मूला NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारा HCl और NaOH के जो रिएक्शन है उससे हमारा NaCl बनता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड वी कैन गिव द एग्जांपल विथ डेफिनेशन, ओके, टू मेक द आंसर परफेक्ट। अगर हमें परफेक्ट आंसर चाहिए तो कभी भी डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल दो। अगर न्यूट्रलाइजेशन का हमें डेफिनेशन आता है तो हम वहां पर एक पहले डेफिनेशन लिखेंगे एसिड बेस वाला, फिर हम एक एग्जांपल देंगे साथ में, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हमें क्या समझ में आ रहा है कुछ, ओके। एग्जांपल जो है हमें क्लियर करता है। अब चलो ये थोड़ा सा मैं रब करता हूं इसे, हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या सिर्फ एसिड और बेस के लिए है। फायदा क्या है, कोई एसिड हो कोई बेस हो, कहीं लेबोरेटरी में पड़ा रहे, हमें न्यूट्रल करने की जरूरत क्या है, नहीं। इसका जो है इंपॉर्टेंस एवरीडे लाइफ में बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। एवरीडे लाइफ में जो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। अब हम देखेंगे किन किन चीजों में। इनडाइजेशन, पहला टॉपिक इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मीन्स जो हमारे पेट में कभी, हमारे स्टोमक में जो कभी अनपच की जो शिकायत होती है, ठीक है। जब घर में हम खाना खाते हैं तब तो नहीं होता है, आइदर जब हम कहीं बाहर खाएं या कोई दोस्त पार्टी दे रहा हो, उस केस में हमें ये वाली शिकायत हो जाती है इनडाइजेशन की, ठीक है। हम लोग कुछ लिमिट से ज्यादा खा लेते हैं और इनडाइजेशन का केस हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, हमारे पेट में जो है, आपको मालूम हो कि HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो डाइजेशन में क्या है, हमें हमारी बॉडी के जो कंपोनेंट उनकी हेल्प करता है। तो ये HCl जब हमारे स्टोमक में, एक लिमिट होता है ना, एक लिमिट कि हाँ इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर फ्लो हो जाए या फिर उससे ज्यादा अमाउंट में रहे तो हमारे पेट में क्या होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है और हमें खट्टे ढकार वगैरह आते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो डॉक्टर के पास जब आप जाओगे तो वो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक सिरप या फिर कुछ भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का टैबलेट जो भी है वो देगा आपको, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग इस केस में यूज करते हैं मिल्क ऑफ, ये पॉपुलर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड होता है। तो आप देख सकते हो MgOH है, MgOH कैसे आया ये पता है ना, Mg की क्या है वैलेंसी, Mg की वैलेंसी 2 है, OH की 1, क्रॉस कर दिए कैची वाला, MgOH2 फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, ये एक बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पेट में HCl एसिड की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन नहीं करें तो हमारे पेट में जो एसिडिटी वो कंटिन्यू होगा और होता ही रहेगा, जिससे हमें हमारे बॉडी को दिक्कत है। तो जरूरत तो है एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है। तो हमें डॉक्टर हो, हमारा बायो वाला पार्ट हो, ठीक है, हमारा और भी कुछ भी पार्ट हो, नॉर्मल एवरीडे लाइफ हो, एग्रीकल्चर में भी देख सकते हो, अभी मैं बताऊंगा, हर जगह जहां एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है वहां हम लोग बेस का यूज करके उसको न्यूट्रल कर देते हैं। अब एंटबाइट, एंटबाइट में बहुत कम बच्चों को मालूम होगा ये चीज कि चींटी जब हमें काटती है तो वो हमसे कुछ लेती नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि उसने कुछ हमें से ले लिया, बॉडी से खून निकाल लिया कुछ भी, बट वो हमें कुछ देकर जाता है, ठीक है। वो हमें डंक में देकर जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्मिक एसिड, ठीक है।
चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और वो फॉर्मिक एसिड वो हमें एज अ गिफ्ट देकर जाता है। तो एसिड दिया उसने, अब इसके दर्द को अगर हमें कम करना है तो फॉर्मिक एसिड का जो इफेक्ट है उसको खत्म करना होगा। और एसिड का इफेक्ट खत्म कब होगा? जब वो बेस से रिएक्शन करेगा, कोई बेस से रिएक्ट कर ले तो वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेस तो हमें अब चींटी घर में काटा है तो हमें हॉस्पिटल तो जाना नहीं है, हमें घर से ही कोई सॉल्यूशन लेके तो हम लोग खाने वाला जो मीठा सोडा जिसे हम लोग कहते हैं वो यूज करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, ये क्या है? इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं ताकि जो इसका इफेक्ट है वो खत्म हो सके। अब हमारा आता है सॉइल ट्रीटमेंट। ओके, सॉइल ट्रीटमेंट मतलब कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनका जो सॉइल होता है, बहुत सारे रीजन से कभी क्या होती है फसल हमारी खराब हो जाती है, या तो मिट्टी क्या है वो जो एसिडिक हो जाए या फिर बेसिक हो जाए। तो उस हिसाब से हम लोग क्या है, कोई भी कंपास्ट होता है जो घरेलू जैविक खाद है वो, या फिर कोई केमिकल हो गया वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझाओ चूना, CaO, ओके, ये सभी का यूज करते हैं। तो मान लो कि हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो सॉइल है, जो किसान खेती कर रहा है उसका फसल नहीं हो रहा है, उसने जब कृषि जांच केंद्र में अपने सॉइल का टेस्टिंग करवाया तो वहां पर उसे पता चलता है कि आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो गई है, एसिडिक हो गई है आपकी मिट्टी। आप क्या करोगे? अब किसान हमारा तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, ठीक है, बट जो जानकार होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप इस टाइम जो है वो किसी ना किसी बेसिक मीडियम का जो हमारा है, फर्टिलाइजर हो गया, फर्टिलाइजर्स नहीं, बेसिक मीडियम का जो भी हमारा कंपास्ट वगैरह जो भी है वो हम इसमें मिलाएंगे। और अगर हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक हो गया है, सॉरी बेसिक हो गया है, तो हम एसिडिक मीडियम वाला मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा सॉइल ट्रीटमेंट होता है ताकि जो हमारी मिट्टी है वो न्यूट्रल रहे, वो ना तो ज्यादा एसिडिक हो और ना ही ज्यादा बेसिक, और हमारा जो फसल है वो लगातार अच्छा होता रहे। ठीक है, ये होता है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। चौथा, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट क्या है कि कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हमारे, अभी तो खैर लॉकडाउन में सब बंद है, बट जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो तो करंटली बड़े बड़े शहर में बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, जिसके कारण गंगा नदी हो गई, यमुना हो गई, बहुत सारी जो नदियां हैं वो पॉल्यूट होती जा रही है। ठीक है, तो आप बताओ कि अगर जो वाटर में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइक फिश है, मगरमच्छ है, बहुत सारे और भी इसके अलावा छोटे छोटे जीव रहते हैं, तो अगर वो जो हमारा वाटर है वो एसिडिक हो जाए तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। आपने न्यूज़पेपर या हर जगह बहुत जगह ये पढ़ा होगा कि जो हमारे वाटर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका धीरे धीरे नाश हो रहा है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज वाटर जो है वो पॉइजनस होता जा रहा है, वाटर जो एसिडिक होता जा रहा है। पहले लोग नदी का पानी पी लेते थे, बट अब पी सकते नहीं, बिना एक्वागार्ड के नो ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सभी चीजें हमें समझनी होगी कि वाटर जो है वहां पे एसिडिक हो रहा है, तो चलो हम तो नहीं पी रहे हैं, बट वहां जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें तो लॉस हो रहा है। तो हाँ, हम उसे सही कर सकते हैं। किस तरह से? हम उनमें कोई ऐसा बेसिक सॉल्यूशन मिला दे, बेसिक सॉल्वेंट मिला दे, ताकि वो जो हमारा एसिड हम जो उसमें छोड़ रहे हैं, जो इंडस्ट्री एसिड उसमें छोड़ रही है, वो उसको न्यूट्रल करता जाए। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है हमारे यहाँ, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहां से हमें सप्लाई वाटर आता है, वहां क्या किया जाता है, यही ट्रीटमेंट किया जाता है कि वाटर को पहले टेस्टिंग किया जाता है कि इसमें किस चीज का अमाउंट ज्यादा है, ये एसिडिक है या बेसिक है। बेसिक है, एसिडिक है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, उसको और भी बहुत सारे कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड मिलाया जाता है, जिससे क्या वो हमारे पीने योग्य बन सके। तो यही होता है हमारा क्या, ये तो वाटर ट्रीटमेंट में बता दिया। तो फैक्ट्री वेस्ट में ये होता है, फैक्ट्री वेस्ट में जनरली क्या होता है, बहुत सारे एसिडिक कंपोनेंट जो होते हैं वो वाटर में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, जो वाटर को पॉइजनस बना देते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ ह्यूमंस के लिए भी बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन जो है वो मिलाते हैं फैक्ट्री वेस्ट में। ठीक है, और जिसके कारण वहां पर वाटर जो है कम इन्फेक्टेड होता है, ज्यादा पॉइजनस नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, न्यूट्रलाइजेशन हमारा हो गया, इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ हो गया। ठीक है, इसको मैंने आप 4 पॉइंट्स को आपको समझा दिया है। बाकी आगे इसको मैं या तो आपको PDF फॉर्म में इसका आंसर, या फिर मैं आपको जब एक्सरसाइज करूंगा तो इसका आंसर लिखवा दिया करूंगा। ठीक है, जिससे आपका एक्सरसाइज भी साथ के साथ होता रहे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने कौन कौन से टॉपिक का कवर किए उसे मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज एसिड। एसिड तो हमारे जो खट्टा होता है, सावर होता है, जो बेस हो गया।
ठीक है। उसके बाद सॉल्ट के बारे में हम लोग आज ही पढ़े। जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है, जैसे कि एग्जांपल NaCl यहाँ पर। ओके, फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि एसिड है कोई सॉल्यूशन या फिर बेस है, उसे पहचान कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट उनके बीच कैसे करेंगे। तो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, उसमें भी नेचुरल है और हमारे जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो है। आर्टिफिशियल के बारे में हमने कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में, सॉरी, जो भी हमने चाइना रोज हो गया, लिटमस हो गया, हमारा टर्मरिक हो गया, ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ा था। आज हमने एक इंडिकेटर पढ़ा फिनोफ्थलीन के बारे में, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, केमिकल कंपाउंड है ये, कलर क्या देता है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, ठीक है। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़े कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या इनका कहाँ यूज है, इंपॉर्टेंस इनका क्या है एवरीडे लाइफ में, हमने 4 पॉइंट्स के माध्यम से ये पढ़ा, ठीक है। तो ये सभी चीजें पूरे आपका जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको पूरी कवर कर रही है, कोई भी चीज छूटा नहीं है, ठीक है। जो बचा एक्सरसाइज तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।